अंतिम संस्कार में पढ़ा गया ये वैदिक मंत्र उस गहरे शोक और उस नाटकीय माहौल को बयां करता है जहां से हमारी आज की कहानी की शुरुआत होती है। चलिए चलते हैं एक खास समय और जगह पर। भारत की राजधानी जो उस वक्त एक बहुत बड़े राजनीतिक और भावनात्मक संकट से गुजर रही थी। झुलसा देने वाली गर्मी, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस दिन की तपिश है, वो घुटन भरा माहौल है जो पूरे शहर पर छाया हुआ था। तो ये कहानी है एक ऐसी किस्मत की जिसे दुख और एक बड़ी हानि ने घड़ा। ये कहानी है सोनिया गांधी की। कहानी के पहले हिस्से में हम देखेंगे कि राजीव गांधी की हत्या के फौरन बाद हालात कैसे थे। एक ऐसा समय जब देश और कांग्रेस पार्टी दोनों ही एक बड़े नेतृत्व संकट से जूझ रहे थे। जरा सोचिए, कितना दिल दहला देने वाला मंजर रहा होगा। हमले की क्रूर सच्चाई तो ये थी कि परिवार अपने प्रियजन का चेहरा तक आखिरी बार नहीं देख सका। सोनिया गांधी के दुख की उस वक्त बस कल्पना ही की जा सकती है। अंतिम संस्कार की वो रस्में बहुत भारी थीं। एक तरफ 21 साल के राहुल बेटे का फर्ज निभा रहे थे, तो दूसरी तरफ प्रियंका अपनी मां को संभाल रही थीं। और इन सबके बीच सोनिया अपार दुख के बावजूद एक चट्टान की तरह स्थिर खड़ी रहीं। जानते हैं, उस पल में सोनिया के मन में सती की प्राचीन प्रथा का ख्याल आया था। ये दिखाता है कि वो किस हद तक निराश थीं, जहां आग में जलना भी उस असहनीय दुख से मुक्ति का एक रास्ता लग रहा था। अभी तो व्यक्तिगत शोक ठीक से खत्म भी नहीं हुआ था कि उन पर एक ऐसा राजनीतिक दबाव आ पड़ा जो उनकी पूरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो चलिए अब कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं, जानते हैं सोनिया की शुरुआती जिंदगी के बारे में, जो भारतीय राजनीति की दुनिया से बिल्कुल बिल्कुल अलग थी। कल्पना कीजिए, एक सीधी साधी पारंपरिक मूल्यों वाली दुनिया, एक ऐसा माहौल जहां सादगी और अनुशासन ही सब कुछ था। और ये स्लाइड में वाकई कमाल है। ये दिखाती है कि दो दुनियाएं कितनी अलग थी। एक तरफ गुमनामी और सादगी पसंद करने वाला माइनो परिवार, तो दूसरी तरफ सत्ता, प्रसिद्धि और एक महान राजनीतिक विरासत वाला नेहरू गांधी परिवार। ये कहानी तो और भी हैरान करने वाली है। हुआ ये कि उनके पिता स्टेफानो माइनो एक सैनिक थे जिन्हें रूस में बंदी बना लिया गया था। वहां एक किसान परिवार ने उनकी जान बचाई। जब वो वापस इटली लौटे तो फांसीवाद से उनका मोहभंग हो चुका था, और उसी रूसी परिवार के सम्मान में उन्होंने अपनी बेटियों को रूसी नाम दिए। तो उनका नाम सोनिया दरअसल उनके पिता के अतीत और उनके उसूलों का एक प्रतीक था। यहीं पर पहली बार हमें उनकी उस हिम्मत की झलक मिलती है जो बाद में उनकी पहचान बनी। एक साधारण लड़की जो दुनिया देखना चाहती थी और अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने पिता से भी लड़ने को तैयार थी। और इसी सपने के साथ कहानी पहुंचती है 1960 के दशक के कैम्ब्रिज में, एक ऐसी जगह जहां एक मुलाकात ने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। जरा सोचिए, एक नई जगह, एक नई संस्कृति। जाहिर है शुरुआत में उन्हें बहुत अकेलापन महसूस हुआ। ये उनके लिए एक बड़ा कल्चरल शॉक था जिसने उन्हें काफी असहज कर दिया था। और फिर एक छोटे से ग्रीक रेस्टोरेंट में वो मुलाकात हुई। दो शर्मीले लोग जो एक दूसरे से मीलों दूर की दुनिया से थे, एक दूसरे से मिले। बिल्कुल किसी कहानी की तरह लगता है ना? और ये सोनिया के अपने शब्द हैं। उन्होंने राजीव को पहली बार देखा और बस देखती रह गईं। मतलब ये पहली नज़र का प्यार था, एक गहरा और तत्काल जुड़ाव। और कमाल की बात यह है कि ये एहसास सिर्फ एक तरफ से नहीं था। राजीव ने भी तुरंत अपनी माँ को एक खत में लिखा, जिससे पता चलता है कि ये प्यार कितना गहरा और पक्का था। उन्हें कोई शक नहीं था। असल में उनके रिश्ते की बुनियाद ही एक कॉमन इच्छा थी, एक सामान्य निजी जिंदगी जीने की। दोनों को ही उस सार्वजनिक जीवन से परहेज था जिसमें राजीव पैदा हुए थे। तो चलिए अब वापस आते हैं 1991 में, जहां सोनिया को अपने पति के नाम से जुड़ी एक भारी भरकम नियति का सामना करना था। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए, वो अपने पति की यादों में डूबी हैं और तभी राजनीति उनके दरवाजे पर दस्तक देती है। कांग्रेस पार्टी नेतृत्व विहीन और बिखरी हुई थी और उसके नेता एक ऐसा समाधान लेकर आए जो उनके निजी शोक को तोड़कर रख देने वाला था। और ये कोई छोटा मोटा प्रस्ताव नहीं था। ये प्रस्ताव था कांग्रेस वर्किंग कमेटी की तरफ से, यानी पार्टी की सबसे शक्तिशाली समिति। एक ऐसा प्रस्ताव जो उन्हें दुख से निकालकर सीधे देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के शीर्ष पर बिठा रहा था। एक झटके में एक राष्ट्र का भार उनके कंधों पर डाल दिया गया।
तो जाहिर है उन पर दबाव बनाने के लिए हर तरह के तर्क दिए गए। नेताओं का मानना था कि नेहरू गांधी परिवार के करिश्मे के बिना पार्टी बिखर जाएगी और शायद देश भी। इस प्रस्ताव को राष्ट्रीय कर्तव्य और व्यक्तिगत सुरक्षा के बीच एक चुनाव के रूप में पेश किया गया। तो सवाल आखिर में यहीं आकर रुक गया। एक तरफ थी अपनी और अपने बच्चों की सुरक्षा, और दूसरी तरफ एक विरासत, एक जिम्मेदारी, एक ऐसी नियति जो उनकी अपनी नहीं थी। उन्हें क्या चुनना चाहिए था? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी सोचने पर मजबूर कर देता है।